हेलो दोस्तों, कैसे हो यार सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास। ठीक है, जैसा मैं भी हूँ, मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास हूँ, चकाचक बढ़िया। तो दोस्तों यार, काफ़ी दिनों से हमारी क्लास नहीं हो पा रही थी। द रीज़न इज़ इंटरनेट इश्यूज काफ़ी आ रहे थे, है ना। बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी। सो आज हम स्टार्ट करेंगे एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, नेक्स्ट पार्ट हमारा। और नेक्स्ट पार्ट क्या है दोस्तों? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, है ना। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा, और इस नेक्स्ट पार्ट को मैं आपके साथ में यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। आई होप आवाज सभी को आ रही होगी यार, है ना। आवाज आ रही है, साउंड आ रहा है आपको, मैं दिख पा रहा हूँ कि नहीं दिख पा रहा है? एज यूजुअल हैंडसम तो नहीं दिख रहा हूँ मैं ठीक है, बहुत छोटी स्क्रीन है और तबीयत काफी खराब चल रही है यार, मामला गंभीर चल रहा है। गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है सभी लोगों को? आवाज आ रही है कि नहीं आ रही यार? आवाज मुझे लग रहा है कि आवाज आप लोगों तक मेरी नहीं आ पा रही है। आवाज सुन पा रहे हो आप लोग सभी लोग? आवाज आ रही है? आवाज, साउंड साउंड आ रहा है आप लोगों को? साउंड एक बार मुझे बताओ यार, साउंड आप लोगों तक आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रही है आवाज? चलिए चलिए चलिए, चलो लेट स्टार्ट द क्लास। क्लास करते हैं भाई शुरू, अभी फटाफट से, जबरदस्त तरीके से। और क्या क्या चीजें हैं आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों? एनवायरमेंट इकोलॉजी का पार्ट, दैट इज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो यूपीएससी सीएससी 2020 के लिए हमारा ये सेशन है, और ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपका। चलिए दोस्तों, यहां पर अगर मैं बात करूं आपका, तो आज हम देख रहे हैं बेसिकली टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। क्या है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में? तो जल्दी से मैं आपको बता दूंगा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या है, क्या क्या अपन इसी में डिस्कस करने वाले हैं, क्या क्या चीज होगी। देखो, टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है दोस्तों? टेरेस्ट्रियल मींस इट्स लैंड बेस्ड, है ना। ये लैंड बेस्ड इकोसिस्टम है, लैंड बेस्ड पारिस्थितिक तंत्र है, जमीन आपका स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है। क्या होता है आज जब हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की? सो व्हाट एग्जैक्टली द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो है वो होता क्या है? अगर मैं बताऊं आपको, तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम अगर हम देखें, तो यहां से आप देख भी पा रहे होंगे देखिए, terrestrial ecosystem is a land based community of organism and the interaction of the biotic and abiotic components in a given area। भाई किसी भी गिवन एरिया में अगर मैं बात करूं, तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या है? इज अ लैंड बेस्ड कम्युनिटी, है ना, जमीन पर स्थित जो है लैंड बेस्ड कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द इंटरैक्शन ऑफ द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट इन अ गिवन एरिया। देखो, किसी भी स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जो आपके बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट है, बायोटिक का मतलब जिनमें जीवन होता है, और एबायोटिक का मतलब क्या होता है? जिसमें जीवन नहीं होता। तो बायोटिक और एबायोटिक एरिया कंपोनेंट्स को मिलाकर अगर मैं दोनों के इंटरेक्शन की बात करूं, लैंड बेस्ड इंटरेक्शन, सो उसी को हम क्या बोलते हैं? आपका टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल सिंपल बात याद रखो, टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है जमीन, भूमि, स्थल। सो स्थल स्थित जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिक तंत्र है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं दोस्तों यहाँ पर? दैट इज द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। सो एग्जाम्पल क्या क्या है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के, आप मुझे बताओ जल्दी से तो स्थलीय अगर मैं पारिस्थितिक तंत्र की बात करूं, तो वहां पर क्या मिलेगा आपको? देखो, बेसिकली इसमें आता है आपका टुंड्रा, ठीक है, टाइगा, टेम्परेट फॉरेस्ट, इसके बाद में रेन फॉरेस्ट, इसके बाद में ग्रासलैंड एंड डेजर्ट। सो दीज आर द डिफरेंट ये सारे के सारे क्या है? ये अलग अलग चीजें हैं विच आर इंक्लूडेड अंडर द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ये सारी की सारी चीजें किसमें आती है? आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आती है। तो बेसिकली हिंदी में हमारा टॉपिक है स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। और ये क्या होता है? एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र जीवों का एक भूमि आधारित समुदाय है, ठीक है, एक भूमि पर आधारित समुदाय है, और किसी भी दिए गए क्षेत्र में जैविक और अजैविक घटकों के बीच के ये तालमेल जो उसको दर्शाता है। स्थलीय पारिस्थितिक प्रणालियों का अगर मैं उदाहरण बात करूं आपसे, तो इसके उदाहरण में क्या आता है दोस्तों? आपका टुंड्रा, है ना, सम शीतोष्ण पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, और घास के मैदान और रेगिस्तान, ये सारे के सारे क्या होते हैं दोस्तों? इसके अंदर शामिल होते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है, सही समझ में आ रहा है, तो यार एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो कि चीजें क्लियर है, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, तो उस चीज को भी हम यहाँ पर करेक्ट करेंगे, रेटिफाई करेंगे। सो व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्टिंग द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम? देखो, हमने देख लिया टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या है दोस्तों? स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र की अगर मैं बात करूं, तो इसके अंदर बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट का एक इंटरैक्शन बताया जाता है। लैंड बेस्ड कम्युनिटी होती है आपका ये। इट इज द इंटरैक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड द एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। एग्जांपल मैंने दे दिया, जैसे टुंड्रा,
टुंड्रा हो गया आपका, टाइगा हो गया जिसको हम शंकुधारी वृक्ष भी बोलते हैं, टेम्परेट जिसको हम बोलते हैं शीतोष्ण, ठीक है, वन। उसके बाद में डेजर्ट, आप सभी लोग जानते हो, मरुस्थल। ग्रासलैंड का मतलब क्या होता है, घास के मैदान। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम, दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम वी हैव। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्या क्या फैक्टर्स हैं ऐसे जो इसको प्रभावित करते हैं। व्हाट आर दोस फैक्टर दैट अफेक्ट्स द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं। तो मैं अगर आपको बताऊं, देयर आर द टू फैक्टर्स विच आर गोइंग टू अफेक्ट द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। देखो पहला जो है दैट इज टेम्परेचर। देखो तापमान जो है ये सबसे ज्यादा प्रभावित करता है किसी भी एरिया का। अगर मैं बात करूं तापमान, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में सबसे बड़ा प्रभाव डालने वाला ये फैक्टर होता है तापमान, सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। देखो मैं अगर बात करूं, आप याद रखो कोई भी जब हम पेड़ की बात करते हैं ना, कोई भी पेड़ पौधा हो, तो पेड़ को जीने के लिए ना दो ही चीजें जरूरत होती है। पेड़ की जो ग्रोथ है वो दो चीजों पर निर्भर करेगी, एक तो होता है तापमान और दूसरा क्या होता है दोस्तों, आपका ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी बोल सकते हैं हम, या हम बोल सकते हैं रेनफॉल, वर्षा, या मैं बोल सकता हूं टोटल अमाउंट ऑफ वाटर, है ना। तो इन चीजों पर डिपेंड करता है। अगर पेड़ को आपने दो चीजें पर्याप्त मात्रा में दे दी, तापमान दे दिया, उसको वाटर दे दिया, सो इन दैट केस क्या होगा दोस्तों, आपका वो पेड़ जो है बहुत अच्छे से क्या करेगा, ग्रो करेगा। सो देयर आर द टू फैक्टर्स मेनली विच आर गोइंग टू अफेक्ट द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। यहां पर दो ऐसे फैक्टर हैं, कारक हैं, जो आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को प्रभावित कर रहे हैं। पहला है दोस्तों तापमान, और दूसरा आपके सामने क्या है दोस्तों, मॉइस्चर और द प्रेसिपिटेशन। सो दीज आर द टू फैक्टर्स विच आर गोइंग टू अफेक्ट दी, किसको अफेक्ट कर रहे हैं आपका, ये यही दो फैक्टर हैं जो आपका अफेक्ट कर रहे हैं किसको, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को। पूरे जमीन पर जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, चाहे वो ग्रासलैंड हो, चाहे वो टाइगा हो, टुंड्रा हो, वो इन्हीं दो चीजों से प्रभावित होता है। टाइगा बनेगा, देखो कितने टाइप का बताया मैंने। टाइगा का मतलब क्या होता है, टाइगा का मतलब होता है शंकुधारी वृक्ष। मैंने आपको अभी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि हमारे पास कितने टाइप का, अगर मैं आपसे बोलूं तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कितने टाइप का हो सकता है। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, मतलब स्थल पे क्या क्या चीजें हो सकती हैं, जंगल मिल सकते हैं, डेजर्ट मिल सकते हैं, घास के मैदान मिल सकते हैं। अब जंगल जो होते हैं उनके अंदर भी कोनीफेरस मिल सकते हैं, मतलब शंकुधारी वृक्ष मिल सकते हैं आपको। टुंड्रा, ठीक है, जो पहाड़ी और बर्फीले इलाकों में होता है वो चीजें मिल सकती हैं। अब ये सारी की सारी बातें ना दो चीजों पर निर्भर करती है। पहला तो होता है तापमान, और दूसरा क्या होता है, मॉइस्चर। बात बहुत क्लियर है, बहुत सिंपल सी है, समझना पड़ेगा आपको। क्या मैं बोल रहा हूं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल मतलब होता है स्थलीय, ठीक है। यहां पर देखो स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, स्थल के ऊपर कि क्या क्या आपको मिलेगा। स्थल के ऊपर अगर मैं बात करूं तो बेसिकली यहां पर हमें डिवाइड कर सकते हैं इसको डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। भाई एक तो क्या मिलेगा हमें, हम बात कर सकते हैं इसके अंदर टुंड्रा का, है ना, जो हाई ऑल्टीट्यूड और पोलर एरिया में पाया जाता है। यहां कोई पेड़ पौधे नहीं होते, मैं एक एक करके डिफाइन करूंगा। सबसे पहले हो गया टुंड्रा। टुंड्रा के बाद में आता है आपका दैट इज फॉरेस्ट, है ना। फॉरेस्ट के बाद तीसरी जो मेन चीज आती है दैट इज नोन एज द ग्रासलैंड, घास के मैदान हो सकते हैं। और घास के मैदान के बाद बिल्कुल कुछ भी नहीं हो, उसको हम क्या कहते हैं, आपका डेजर्ट, है ना। अब फॉरेस्ट जो है ना, इसको फर्दर हम डिवाइड कर लेते हैं अलग अलग भाग में। जैसे मैं बोल दूंगा फॉरेस्ट के अंदर, मैं बोल दूंगा भाई टेम्परेट फॉरेस्ट, है ना। मैं इसी फॉरेस्ट के अंदर में दूसरा बोल दूंगा तो मैं कह दूंगा सर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ठीक है। सो ये हो गया आपका क्या, दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है। अब टेम्परेट के अंदर भी बहुत सारे होंगे, तो ऐसे करके हम इसको डिवाइड करके यहां पर स्टडी करने वाले हैं। तो मैं क्या बोला आपको, मैं बेसिकली ये बता रहा हूं कि देयर आर टू फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। पूरे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को प्रभावित करने वाले अपने पास दो ही कारक हैं, दो ही फैक्टर्स हैं। पहला जो फैक्टर्स होता है दोस्तों, आपका अपना फेवरेट है, दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर सबसे ज्यादा प्रभावित करता है ना। तापमान ये डिसाइड करेगा कि पेड़ की ग्रोथ कितनी होगी। और जब पेड़ की ग्रोथ जितनी होगी, आपने देखा होगा ना अपने आसपास, अभी भी देखना आप, अभी जैसे पेड़ों के पत्ते झड़ रहे हैं, है ना, नए पत्ते आएंगे उसमें, उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना, कुछ नहीं होगा, पेड़ की ग्रोथ नहीं होगी। लेकिन जैसे ही बारिश आएगी, तो बारिश के टाइम पे क्या होता है, तापमान भी होता है और पानी भी होता है, तो पेड़ क्या करता है, ग्रो करता है ना। उसकी हाइट जो है वो बढ़ने लगती है, उसकी कैनोपी जो है वो जो जिसमें पत्ते लगे होते हैं वो ग्रो करने लगते हैं। सो टेम्परेचर फर्स्ट फैक्टर होता है, फर्स्ट लिमिटिंग फैक्टर होता है इन द ग्रोथ ऑफ द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। किसी भी पेड़ की अगर मैं बात करूं, उसकी ग्रोथ में पहला जो फैक्टर्स है जो उसको अफेक्ट करता है दैट इज टेम्परेचर। सेकंड अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये क्या होता है आपका, मॉइस्चर, प्रेसिपिटेशन, वर्षा। आप बात कर सकते हो, बहुत जरूरी है दोस्तों, है ना। अगर पेड़ को पानी नहीं मिलेगा तो तब भी वो डिसाइड नहीं होगा। लाइक अगर मैं बात करूं डेजर्ट, डेजर्ट में तापमान तो बहुत होता है, लेकिन मॉइस्चर होता है क्या वहां पे, प्रेसिपिटेशन होता है क्या वहां पे, नमी होती है, नहीं होती। तो अगर नमी नहीं होती तो बताओ मुझे, क्या वहां पर मतलब आपका पेड़ पौधे ग्रो कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। सो दैट इज नोन एज द, वो मॉइस्चर जो है वो लिमिटिंग फैक्टर वहां पर काम करता है, और उसी की वजह से वहां पर पेड़ पौधों की ग्रोथ नहीं हो पाती। सो देयर आर द टू फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर, आप ये याद रखना, देखो दिमाग में बिठा लो। ऐसे एक्वाटिक इकोसिस्टम की मैं बात करूंगा, है ना।
मैं एक्वाटिक में बात करूंगा कि पानी के नीचे व्हाट आर दोज लिमिटिंग फैक्टर। सो पानी के नीचे भी ऐसे लिमिटिंग फैक्टर होते हैं आपका। पहला क्या होगा, उसके अंदर भी आपका होगा पेनिट्रेशन ऑफ लाइट, कि लाइट कितने तक पानी में पेनिट्रेट कर पाएगी फर्स्ट। एंड द सेकंड थिंग क्या होगी उसके अंदर, सेकंड थिंग होगी कि आपका उसमें ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी कितनी है, बताऊंगा अभी उसके अंदर। सो यहां पर आप दो बातें याद रखोगे। चलो ये बात क्लियर होगी, है ना। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करने वाले दो कारक मेरे पास कौन कौन से हैं, दो कारक जो है वो आपने देख ही लिए, और वो कौन से हैं दोस्तों, पहला है तापमान और दूसरा क्या, नमी, या हम कह सकते हैं वर्षा। ठीक है, क्लियर है। हाँ, डेजर्ट मतलब राजस्थान, ठीक है। चलिए, तो अब अगले पे नेक्स्ट में मूव कर रहा हूं यार मैं। नेक्स्ट क्या हमारे पास, टाइप ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, है ना। अब कितने प्रकार से हम इस स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र को विभाजित करते हैं, कितने भागों में बांटेंगे। देखो सबसे पहले जो मैं इसको विभाजित करूंगा वो मैं किस में विभाजित करूंगा, देखो सबसे पहला जो हो गया ना मेरे पास, दैट इज द टुंड्रा इकोसिस्टम, है ना, टुंड्रा इकोसिस्टम। उसके बाद फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, वन, जो वन पाए जाते हैं, ठीक है। तापमान, पहला फैक्टर था तापमान, और दूसरा फैक्टर क्या था, वर्षा, ठीक है, रेनफॉल। अब इनमें से आप ये मानो, ये तो है दूध, मिल्क, ठीक है, और ये क्या है दोस्तों, दिस इज कॉम्प्लेन। अब मम्मी ने या दूध नहीं पिलाया, कॉम्प्लेन नहीं पिलाया, अगर दोनों में से कोई भी गड़बड़ कर दी ना, तो आपकी जो फाइनल जो आप निकल के आओगे ना, वो कुछ और ही टाइप के निकल के आओगे। समझ में आ रही बात। कहते हैं ना, मम्मी ने दूध में कॉम्प्लेन नहीं पिलाया क्या, तो हाइट बड़ी छोटी रह जाती है। सो इस प्रकार से एक चीज दूध है और दूसरा क्या है आपका दोस्तों, कॉम्प्लेन। दोनों चीज होनी बहुत जरूरी है। अभी कितनी मात्रा में कितनी अवेलेबल थी, कितना आपको दूध मिला और कितना आपको क्या मिला, कॉम्प्लेन मिला, उसी आधार पे आपकी ग्रोथ होती है। और जब आपकी ग्रोथ हो जाती है, उस ग्रोथ के आधार पे हम आपको बोलते हैं, या तो बोलते हैं टुंड्रा, या बोलते हैं फॉरेस्ट, या बोलते हैं घास के मैदान, और या क्या बोल देते हैं, डेजर्ट। सेम इसी प्रकार से देयर आर टू लिमिटिंग फैक्टर ऑफ द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, वन टू, वन इज टेम्परेचर एंड द सेकंड इज, सेकंड क्या आपका, सेकंड जल्दी बोलो, रेनफॉल। ठीक है, दोनों के आधार पर मैंने टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को चार भागों में बांट दिया, टुंड्रा इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम एंड डेजर्ट इकोसिस्टम। डेजर्ट मतलब मरुस्थल पारिस्थितिक तंत्र, घास के मैदान वाला पारिस्थितिक तंत्र, वन पारिस्थितिक तंत्र, और ये टुंड्रा पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, बांट दिया हमने, ठीक है। ये हिंदी में देख लो आप। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार कितने भागों में बांट दिया मैंने, टुंड्रा इकोसिस्टम, वन पारिस्थितिक तंत्र, ग्रासलैंड इकोसिस्टम और डेजर्ट इकोसिस्टम यानी कि मरुस्थल। ठीक है, यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत हो, कोई दिक्कत हो तो बताओ। हिरांजन विश्वास, कॉम्प्लेन पी के ही ग्रोथ नहीं हुआ सर, तो किससे ग्रोथ हुआ है भाई। महेंद्र कुमार जी यार, आपके सामने हूं जैसा हूं, ठीक है, उम्मीद है सही होगा। एकदम बढ़िया हूं यार, फर्स्ट क्लास। आप लोग बताओ कैसे हो यार, घर में रहो बिल्कुल, है ना, बाहर मत निकलो, है ना। किरण सिंह कह रहे हैं कि कॉम्प्लेन पीने से कुछ नहीं होता। हाँ, कुछ नहीं होता, मुझे भी पता है कॉम्प्लेन पीने से कुछ नहीं होता, टेंशन मत लो। बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश की जा रही है, तो क्या आप इस बात को समझ सकते हो। ज्यादा सीरियस मत लो इस बात को, है ना। बस सिर्फ समझो कि मैं आपको बता क्या रहा हूँ, ज्यादा कॉम्प्लेन की गहराइयों में मत जाओ, है ना। ऐसे हम सिर्फ मजाक कर रहे हैं, कॉम्प्लेन वॉम्प्लेन कुछ नहीं होता। बाकी हाँ, गहराइयों में मत जाओ बातों की में, है ना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब टुंड्रा इकोसिस्टम पे बात कर लेता हूं मैं। टुंड्रा इकोसिस्टम देख लेते हैं सबसे पहले, टुंड्रा इकोसिस्टम है क्या। देखो टुंड्रा में दो, मैंने बताया ना लिमिटिंग फैक्टर कितने। अब देखो दिमाग में आपके चलना चाहिए ये चीज, कोई भी टेरेस्ट्रियल लैंड बेस्ड इकोसिस्टम बना है तो दो चीजों ने उसको प्रभावित किया होगा। पहला किस चीज ने प्रभावित किया होगा, तापमान ने, और दूसरा किस चीज ने प्रभावित किया होगा, आपका रेनफॉल ने। अब ये जो कॉम्प्लेन वाली बात है ना जिसपे आप हंस रहे हो, देखो ये कैसे डिसाइडिंग चीजें रोल प्ले करेगी, देखो ध्यान देना। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपका, टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर मैं बात करूं, टेम्परेचर का मतलब हो गया तापमान। एक बात बताओ, टुंड्रा मतलब बर्फ वाला इलाका, दिख रहा है ना आपको, एरिया देख के ही पता चल गया होगा। तब तापमान तो पक्की बात है यहाँ पर क्या रहा होगा, बहुत लो, बहुत ज्यादा लो रहा होगा। टेम्परेचर बहुत लो रहा होगा यहाँ पे, एक बात तो निश्चित हो गई है ना। और रेनफॉल, भाई साहब रेनफॉल यहाँ पर होता है, बट रेनफॉल जो होता है ना, वो जो प्रेसिपिटेशन होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, आपका स्नो। ठीक है, मतलब दोनों ही एडवर्स कंडीशन है, मतलब ना तो तापमान ढंग का है और ना ही यहां पर रेनफॉल ढंग की है। मतलब ना तो अपने दूध पिया है और ना ही मम्मी ने दूध में कॉम्प्लेन पिलाया है ना। अब बताओ मुझे क्या होगा।
तो पेड़ों के तो दोनों, पेड़ अगर उगना है तो उसको दोनों चीज जरूरत है, लेकिन यहाँ ना दूध मिला ना कॉम्प्लेन मिला तो क्या होगा, आप बोने रह जाओगे यार, हाइट छोटी रहेगी आपकी। तो देख लो ऐसी झाड़ियां ही उगेंगी, फिर आप हष्ट पुष्ट बड़े बढ़िया एकदम यंग टाइप के आदमी नहीं बन पाओगे लाइक मी। कैसे रहेंगे, हाइट हमारी क्या रहेगी दोस्तों, छोटी रहेगी, ठीक है। बाय द वे ऑल्दो मेरी भी हाइट बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, बट स्टिल यार हाइट हमारी कैसी रहेगी, देखो छोटी, आप देख पा रहे हो दीज आर द श्रब्स, है ना, कितनी छोटी छोटी हैं। तो ये छोटी छोटी झाड़ियां जो है यहाँ पर वो पैदा होती है, किसकी वजह से, क्योंकि टेम्परेचर भी नहीं है यहाँ पर और रेनफॉल भी नहीं है। तो ये दिमाग में रखना है आपको। मैं कोई भी इकोसिस्टम में बात करूंगा तो आपको ये दो चीज अपने दिमाग में लाके ही बात करनी है। आप देखोगे, पहले ध्यान में रखोगे कि टेम्परेचर, तापमान का क्या हिसाब किताब है और रेनफॉल का क्या हिसाब किताब है, क्योंकि अल्टीमेटली जो यहाँ पर प्रभावित करने वाले फैक्टर्स हैं वो ये दो ही हैं, और इन्हीं से क्या होने वाला है दोस्तों, आपका सब कुछ जो है वो प्रभावित होने वाला है, ठीक है। चलो अब बात करता हूं मैं आगे, नेक्स्ट मूव करते हैं। अगला अगला क्या है, देखो हमारे पास टुंड्रा इकोसिस्टम हो गया, कोई दिक्कत यहां तक मेरे हिसाब से किसी को नहीं होगी। चलो अब टुंड्रा इकोसिस्टम जो है ये क्या होते हैं भाई, हमने बात कर लिया सर, दो लिमिटिंग फैक्टर थे आपने बताए थे अभी अभी यहां पर, है ना। दो लिमिटिंग फैक्टर कौन कौन से थे, मैंने तो बताया था ना आपको, ठीक है, बताओ झूठ मत बोलना। दो लिमिटिंग फैक्टर मैंने बताया था, तापमान, और दूसरा लिमिटिंग फैक्टर हमने बताया था रेनफॉल। दोनों में से कोई भी नहीं था, ना ये था ना ये था। जब दोनों ही नहीं थे तो क्या होगा, गड़बड़, तो पेड़ होंगे ही नहीं, दैट्स वाई दे आर ट्री लेस रीजन। यहां पर बिल्कुल भी पेड़ पौधे नहीं होते, दे आर ट्री लेस, कंप्लीटली ट्री लेस रीजन, इनके अंदर कोई पेड़ पौधा नहीं होता। कहां पाए जाते हैं आपका ऐसा ठंडा इलाका, कहां पाया जाएगा, देखो पृथ्वी पर अगर मैं बात कर लेता हूं ध्रुवों पर, तो ये कहां मिलेगा आपका दोस्तों, ये मिलेगा यहां पर, दिखाई दे रहा है सभी को, ये कहां मिलेंगे, सपोज दिस इज 0 डिग्री, दिस इज इक्वेटर, इक्वेटर पे तो तापमान बहुत ज्यादा होता है, बारिश भी ज्यादा होती है। बट अगर मैं बात करूं पोलर एरिया, ठीक है, यहां पर और यहां पर इन द पोलर एरिया, सो अगर मैं बात करूं तो ये नॉर्थ पोल में, और कहां पर मिलेंगे आपका, साउथ पोल में। सो दीज आर द एरिया जहां पर ये पाए जाते हैं, एट द नॉर्थ पोल एंड एट द साउथ पोल। क्या मिलेंगे आपको, आर्कटिक। सो इसीलिए टुंड्रा को हमने कितने भागों में बांटा, दो भागों में, तीन भागों में। पहला कौन से भागों में, देखो ये नॉर्थ पोल पर है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, आर्कटिक बोलेंगे। ये साउथ पोल पर है तो इसको हम क्या बोलेंगे आपका, इसको हम बोलेंगे एंटार्क्टिका, है ना। तो ये हो गया, तो दो तो ये हो गए, आर्कटिक हो गया और एंटार्क्टिक हो गया। एक बात बताओ, जब हम हाइट पे जाते हैं तो भी तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है ना। याद करो ज्योग्राफी, भूल तो नहीं गए हो ज्योग्राफी, मुझे लग रहा है ज्योग्राफी भूल गए हो आप लोग सभी लोग। जब हम हाइट पे जाते हैं तो भी हमारा टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है, और टेम्परेचर डिक्रीज होने से ही तो टुंड्रा बनता है। और टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो जो माउंटेन टॉप होते हैं, जैसे आप कोई भी हाईएस्ट माउंटेन की बात करोगे, कोई भी अच्छे बड़े हाई माउंटेन की बात करोगे, तो वहां पर आपको देखने से पता चलेगा कि वहां पर भी बर्फ जमी हुई होती है। तो वहां पर भी टुंड्रा इकोसिस्टम ही आपको मिलता है, बट उसको टुंड्रा, फिर उस टुंड्रा को हम क्या बोल देते हैं, अल्पाइन। अल्पाइन क्यों बोलते हैं, बिकॉज वो हाइट की वजह से होता है। टुंड्रा इकोसिस्टम ट्रीलेस रीजन, कोई पेड़ पौधा वहां पर नहीं होता। कहां कहां पाए जाएंगे, तीन जगहों पे पाए जाएंगे, पहला आर्कटिक, दूसरा अंटार्कटिक, और तीसरी किस जगह पे पाए जाएंगे भाई, तीसरा आपका मिलेंगे आपको ये जो आपका हाई माउंटेन है, माउंटेन की हाइट पर, वहां पर मिलेंगे। अगर मैं बात करूं तो यहाँ का क्लाइमेट जो होता है वो कोल्ड होता है, ठंड होती है एकदम, विंडी, हवा बहुत तेज से चलती है, और रेनफॉल बहुत स्कैंटी, बहुत कम होता है। लिखा हुआ है देखो, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, कोल्ड, विंडी एंड रेनफॉल जो होता है वो बहुत ही स्कैंट होता है, बहुत कम रेनफॉल, बहुत कम वर्षा यहाँ पर होती है। टुंड्रा लैंड्स आर कवर्ड विद स्नो फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर, दे आर कवर्ड विद स्नो। वर्ष के ना अगर मैं बात करूं ज्यादातर टाइम जो है यहाँ पर वो क्या होता है आपका, यहाँ पर ज्यादातर टाइम जो है वो आपकी बर्फ से ढका हुआ होता है। लेकिन जब समर आती है ना तो उसके अंदर थोड़ा बहुत क्या होता है, जब बारिश आती है, सॉरी गर्मी आती है, तो थोड़ा बहुत जो वाइल्ड फ्लावर्स हैं, अब गर्मी आएगी तो बर्फ पिघल जाएगी, तो थोड़े बहुत छोटे मोटे फूल जो है वो यहाँ पर खिलते हैं, है ना, छोटे मोटे फूल खिलते हैं बस। तो टुंड्रा इकोसिस्टम ये आर्कटिक क्षेत्रों में पाए जाते हैं, आर्कटिक और एंटार्क्टिक, पहाड़ की चोटी पर पाए जाते हैं जहां पर जलवायु ठंडी होती है और बारिश कम होती है। टुंड्रा की भूमि वर्ष के अधिकांश समय बर्फ से ढकी रहती है, लेकिन गर्मियों में थोड़े बहुत पेड़ यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है पेड़ नहीं मिलेंगे, थोड़े बहुत पेड़ जो है वो आपको दिखवा दिए जाएंगे। एंडीज माउंटेन पर क्या टुंड्रा होता है, ऑफ कोर्स मुकुल, एंडीज माउंटेन पे बिल्कुल होगा, एंडीज पे भी होगा, रॉकीज पे भी होगा, हिमालय पे भी होता है इनफैक्ट।
सो जितने भी माइटी माउंटेन्स हैं, ऐसे माउंटेन जिनकी हाइट बहुत ज्यादा है ना, तो जिनकी हाइट होगी उन पर ये आपका बेसिकली माउंटेन जो है वो आपको मिलेगा। ये बात क्लियर है सभी को? जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस और नो फटाफट से मुझे बताओ, क्या ये चीज आपको क्लियर है? मैं क्या कह रहा हूं, जहां पर भी हाइट होगी, तो हाइट होगी तो यहां पर आपका माउंटेन में यहां पर ये होगा ही होगा। ये किस किस को ये नहीं क्लियर है, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो यार। क्लियर है? अरे सो तो नहीं रहे हो? मुझे लग रहा है सारे सो रहे हो यार। सो तो नहीं रहे हो? नूरजहां कंट्रोल कीजिए, कंट्रोल। क्लियर है सर? ज्योत्सना कह रही है बहुत क्लियर है। मुझे लग रहा है ज्यादा ही क्लियर हो गया आप लोगों को। चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं। टुंड्रा इकोसिस्टम दैट मींस कंप्लीटली ट्रीलेस, पेड़ पौधे हैं नहीं इसके अंदर। साथ ही साथ में गर्मियों में थोड़ा बहुत पेड़ आपको देखने को मिलता। देखो दिमाग में मैंने बता दिया ना, अभी अभी लैंड बेस्ड इकोसिस्टम की देखो ये कुछ ना, ये गुरु मंत्र होते हैं, ये मतलब रामबाण होता है ये। अब आप जब टेरेस्ट्रियल जमीनी पारिस्थितिक तंत्र की बात करोगे ना, दो ही चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहला याद रखना है तापमान टेम्परेचर, और दूसरा क्या याद रखना है पता है? बस बस दूसरा रेनफॉल। बस ज्योग्राफी के अंदर मैं पूरा क्लाइमेट पूरा वेजिटेशन इन दो चीजों से करा देता हूं, पूरा वेजिटेशन, और आपको याद भी हो जाता है। नहीं याद हो जाता क्लास मत देखना, और बताओ ठीक है? पूरा कंप्लीट। तो ये चीजें ये कुछ ना कुछ मतलब लाइक ऐसे होते हैं कि यार ये ऐसे पॉइंट होते हैं कि पकड़ लिया मतलब हो गया काम, और सबको ये मिलते नहीं है, सब कोई बताता नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, है ना? अब देखो कहाँ कहाँ मिलेंगे। तो दिख रहा है आपको जो ये येलो येलो पार्ट मैंने दिखा रखा है ना, यहाँ पर टुंड्रा इकोसिस्टम पाया जाता है, ठीक है? ये एरिया हो गया, ठीक है, दिस एरिया, ये सारा का सारा जो है दीज आर आर्कटिक रीजन। और यहाँ पर क्या पाया जाता है? टुंड्रा, है ना? सेम अंटार्कटिका में भी देख सकते हो, देखो ये रहा अंटार्कटिका रीजन। और अगर आप बाकी जगह पे देखोगे ना, तो कहीं पर जैसे ये हिमालय है, तो यहाँ पर भी देखो पाया जा रहा है, डॉट डॉट में यहाँ पर भी लिखा है ना? ये देखो यहाँ पर भी है। तो ये यहाँ पर कहीं कहीं पर ये पाया जाएगा, ठीक है? हाइट के ऊपर और आर्कटिक और एंटार्कटिक पर क्या मिलेगा दोस्तों? आपको टुंड्रा मिलेगा ही मिलेगा। यस और नो? ठीक है? तो टुंड्रा हमने देख लिया सर कहाँ कहाँ मिलता है। अब देखो टुंड्रा को भी हम तीन भागों में बांट देते हैं। वेजिटेशन देख लेते हैं इसकी। टुंड्रा की वेजिटेशन कैसी होगी? तो बताया तो सर हमने कि टुंड्रा पर ना तापमान है और ना ही मॉइस्चर है, तो वेजिटेशन तो होगी नहीं। छोटी मोटी आपकी मिलेंगी तो घास फूस और झाड़ियां मिलने वाली आपको। और वो घास फूस और झाड़ियां कैसी होंगी देख रहे हो, आपको डायग्राम में शायद दिख भी रहा होगा, पिक्चर में देख पा रहे हो आप किस प्रकार के घास फूस और झाड़ियां यहाँ पर दिख रही हैं आपको। अब मैंने इसको तीन भागों में बांटा है। सबसे पहले मैंने बांटा आर्कटिक टुंड्रा। आर्कटिक टुंड्रा समझ में आया ना आपको? आर्कटिक मतलब जो इस रीजन में है, देखो आर्कटिक रीजन के अंदर है, ये ऊपर वाले रीजन में पाया जाता है। तो ऊपर वाले टुंड्रा रीजन में क्या क्या मिलेगा आपको, मैं वही बता रहा हूं। आर्कटिक टुंड्रा, सबसे पहले बात करते हैं आर्कटिक का जो टुंड्रा है। आप कहोगे सर हिंदी में कैसे लिखना है इसको? देखो वैसे हिंदी में अगली स्लाइड में दिया हुआ है, चिंता मत करो, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। देखो आर्कटिक टुंड्रा, द क्लाइमेट ऑफ टुंड्रा बायोम इज पर्टिकुलरली इनहॉस्पिटेबल। इनहॉस्पिटल का मतलब होता है एकदम सहन नहीं होता भाई, ठीक है ना? बिल्कुल भी सहन नहीं होता है। द क्लाइमेट ऑफ टुंड्रास बायोम इज पर्टिकुलरली इनहॉस्पिटेबल। बहुत इनहॉस्पिटेबल कंडीशन होती है यहाँ पर। इन आर्कटिक इकोसिस्टम द मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स आर मॉसेस। जितने ज्यादा प्लांट्स जो होते हैं ना, ज्यादातर वो कैसे होते हैं? मॉसेस, ग्रास, लाइकेंस, सीजेस, श्रब्स, छोटी छोटी झाड़ियां होती हैं। मैंने बताया ना, कॉम्प्लेन भी नहीं है और दूध भी नहीं है, तो कुछ नहीं होगा यहाँ पर। कॉटन ग्रास जो है दिस इज वेरी कॉमन इन दिस रीजन। कॉटन ग्रास इस रीजन में बहुत ही ज्यादा कॉमन एक वेजिटेशन यहाँ पर पाई जाती है। चलो अब बात करते हैं अल्पाइन टुंड्रा। अल्पाइन का मतलब समझे ना? अल्पाइन जहां भी वर्ड आ जाएगा आपको, आपको क्या समझना है सर? ये होगा किसका? आपका माउंटेन वाला। अल्पाइन का मतलब क्या होगा? माउंटेन टुंड्रा, है ना? तो माउंटेन टुंड्रा क्या है? द प्लांट दैट ग्रो विद इन दिस टुंड्रा बायोम्स आर कॉल्ड अल्पाइन प्लांट्स, है ना? कि ऐसे टुंड्रा वेजिटेशन जो पहाड़ों की हाइट पे, क्योंकि वहां पर भी देखो पीछे आप बैकग्राउंड में देख पा रहे होगे थोड़ा बहुत, देखो ये पहाड़ था और इस पर क्या जमी हुई है? देखो यहाँ पर बर्फ जमी हुई है। सो ऐसे में बर्फ में ऐसी तो वेजिटेशन होगी, तो उसको हम टुंड्रा बोल देंगे बस। इट्स प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ मॉसेस, लाइकेंस, सिजेस, पेरिनियल ग्रास एंड कुशन प्लांट्स।
तो यहाँ पर भी वही सेम टाइप की घास फूस ही पाई जाएगी। बात कितनी घुमा फिरा के कर लो, ठीक है, कान सीधा पकड़ लो ऐसे, चाहे कान ऐसे घुमा घुमा के ऐसे पकड़ लो, है ना। एक बहुत महान अध्यापक ने बोला है, खाना ऐसे खा लो सीधा मुंह में, है ना, या खाने को ऐसे लाओ 3 बार ऐसे घुमाओ, ठीक है, और फिर करके खा लो। बात एक ही, जाना मुंह में, पेट में जाके वो पच जाना है, ठीक है। ओके। शिखा जी मत जाओ, सर रोने लगेंगे। अरे क्या कर रहे हो ये शिवानी गुप्ता, मुझे लग रहा है ज्यादा बदतमीजी आ रखी है आज। आज आप लोगों को ना मस्ती चढ़ी हुई है, मस्ती निकाल दी जाएगी आप लोगों की, है ना। कुछ और ही पक रहा है कमेंट बॉक्स में, तो कुछ और ही चल रहा है। शिल्पी शुक्ला, काम करना पड़ता है आप लोगों के लिए, मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए। आप घर बैठे आराम से क्लास का मजा ले रहे हो, यहां पर आपको पता है कितना टेंशन में चल रहा हूं, टेंशन का माहौल है ना, बट स्टिल काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। सर अल्पाइन नहीं समझ में आया। अल्पाइन देखो खुशबू, सिंपल सी बात है, अल्पाइन का मतलब क्या हुआ, ये हाइट पर होता है। अल्पाइन हाइट की वजह से बनता है। मैंने ज्योग्राफी में आपको बताया था, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है तो टेम्परेचर घटता है। टेम्परेचर एक निश्चित रेट से घटता है और उस रेट को हम क्या बोलते हैं आपका, दैट रेट ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर इज नोन एज द लैप्स रेट। लैप्स रेट जब हम ऊपर जाते हैं तो लैप्स रेट की वजह से तापमान घटता है, और अगर तापमान आपका घटेगा, ठीक है, तापमान आपका अगर आपका घटता है, याद करो टुंड्रा वेजिटेशन का खास बात क्या है, तापमान आपका घटेगा, टेम्परेचर तो डिक्रीज रहेगा, साथ ही साथ रेनफॉल भी आपका घटेगा, है ना। रेनफॉल होगा नहीं, जो होगा वो किसकी फॉर्म में होगा, स्नोफॉल। तो अब हाइट पर ऐसा ही तो होता है, माउंटेन की हाइट पर क्या होता है, तापमान भी कम होता है, साथ ही साथ रेनफॉल जो है दैट आल्सो इन द फॉर्म द प्रेसिपिटेशन। सो बोथ द फैक्टर्स, जो दोनों फैक्टर्स हैं, दे वर्क अगेंस्ट द वेजिटेशन, एंड दैट्स व्हाई उस वेजिटेशन को सेम ही होती है, बस उसको हम बोल देते हैं अल्पाइन। अल्पाइंस मींस ये अलग इंडिकेट कर रहा है कि ये कह रहा है कि ये हाइट की वजह से बना हुआ, अल्पाइन मींस हाइट की वजह से बना हुआ है, ठीक है। द मोस्ट अबंडेंट क्लास इज द कैरिबू मॉस। यहां पर सबसे ज्यादा ये मात्रा में कैरिबू मॉस, मॉस मतलब वही झाड़ियां घास, वो सब यहां पर पाई जाती है। तीसरा जो है दोस्तों दैट इज एंटार्क्टिक टुंड्रा, ठीक है। एंटार्क्टिक टुंड्रा क्या होता है, एंटार्क्टिक टुंड्रा अगर ऐसे ही बात चलती रही ना तो अगली क्लास आएगी फिर से 6 दिन के बाद में, ठीक है। आप बात करो, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया चल रहे हो, बहुत बढ़िया रास्ते पे जा रहे हो, ठीक है। एक तो ये कोरोना ने लंका लगा रखी है, तुम अपना पढ़ाई करना ही नहीं चाहते हो, तुम्हें चटपटी बातें चाहिए। अरे चटपटी बातें चाहिए, ठीक है, फेसबुक पेज फॉलो करो, वहां लाइव आता हूं, वहां करते हैं यार। यहाँ क्या, यहाँ पढ़ाई करो यार, ठीक है। एंटार्क्टिक क्या होता है, एंटार्क्टिक मतलब जो साउथ पोल के आसपास मिले आपको, एंटार्क्टिक रीजन में मिले। सो बिकॉज द एंटार्क्टिक टुंड्रा क्लाइमेट इज वेरी कोल्ड, यहां पर भी बहुत कोल्ड होती है, बहुत ठंडक होती है, बहुत सूखा होता है, ड्राई होता है, एंड द रीजन इज प्राइम, जो रीजन होता है दैट इज प्राइमरली आइस फील्ड। वहां पर भी अगर आप बात करोगे तो कंप्लीटली क्या होती है, आपकी बर्फ जो है वहां पर जमी हुई होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करता हूं, देखो एंटार्क्टिका, बिकॉज द आर्कटिक टुंड्रास क्लाइमेट इज वेरी कोल्ड एंड ड्राइज, सेम यहां पर भी कंडीशन होता है। विद इन द आर्कटिक पेनिनसुला द प्लांट ग्रोज विद इन दिस एक्वाटिक टेरेस्ट्रियल। अब देखो एंटार्क्टिका की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा पीछे लेके चलूंगा आपको, यहां यहां पर अगर हम बात करें तो ये एरिया पूरा ना वाटर से, साउथ हेमिस्फीयर देखो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देखें तो 0 डिग्री के ऊपर नॉर्थ हेमिस्फीयर है ना, और 0 डिग्री के साउथ में क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर में वाटर बॉडी ज्यादा है, देखो लैंड मास छोटा सा ही है, कुल्फी सी है बस 2-3, है ना। साउथ हेमिस्फीयर के अंदर लैंड मास जो है वो क्या है आपका, कम है, और वाटर बॉडी जो है वो क्या है दोस्तों, ज्यादा है, वाटर एरिया क्या है, ज्यादा। और इसकी वजह से क्या होता है, यहां पर अगर हम बात करें तो जितना भी जो एंटार्क्टिक पर जितनी भी वेजिटेशन उगती है वो कैसी होती है आपका, तो वो वाटर बेस्ड होती है ना, वो एक्वाटिक होती है। एक्वाटिक का मतलब क्या होगा, इसमें आएगी आपके लिए एक एल्गी, लिवर वाटर, लिवर वॉट्स, ठीक है, रेंडियर मॉसेस, सिजेस, श्रब्स, पर्लवॉट, हेयर ग्रास एंड लाइकेंस। बात सिर्फ वही है, वो सभी छोटी छोटी झाड़ियां, काई, घास, यही सब यहां पर मिलता है और कुछ नहीं मिलता। हिंदी में ये रहा आपके लिए आर्कटिक टुंड्रा, अल्पाइन टुंड्रा और अंटार्कटिक टुंड्रा, ठीक है। आर्कटिक टुंड्रा में क्या है, टुंड्रा बायोम में जलवायु विशेष रूप से अमानवीय है, ठीक है, यहां पर मतलब इनहॉस्पिटेबल है, अमानवीय मतलब आदमी रह नहीं सकता यहां पर। आर्कटिक पारिस्थितिक तंत्र में अधिकांश पौधे मॉस, घास, लाइकेन, सेज और झाड़ियां हैं। इसी प्रकार इसमें मैंने बताया लाइकेन, सेज, बारहमासी घास, बारहमासी घास मतलब जो 12 के 12 महीने होती है, ठीक है, किसी भी टाइम पे वो नहीं जाती, है ना, और कुशन प्लांट ये होते हैं। यहां पर देखोगे तो उदाहरण के लिए इसमें बताया शैवाल, लिवर वॉट्स, रेनडियर मॉस, वही घास है, झाड़ियां हैं छोटी छोटी, से झाड़ियां, पर्ल वाटर, हेयर ग्रास और लाइकेंस,
ठीक है। और झाड़ियां ही मिलेंगी जब कुछ है ही नहीं वहां पे, ना तो पानी है ना टेम्परेचर है, सो सिर्फ और सिर्फ क्या मिलती है आपका, झाड़ियां ही वहां पर जो है वो अवेलेबल होती है। अब अगली बात करना है दोस्तों, टुंड्रा वेजिटेशन हमने देख ली। पहला तो हमने टुंड्रा पढ़ा, ठीक है। टुंड्रा होता क्या है? टुंड्रा होता है जो ट्रीलेस एरिया होता है, छोटी छोटी घास झाड़ियां ये पाई जाती है। दो लिमिटिंग फैक्टर होते हैं इसके, पहला कौन सा होता है आपका, टेम्परेचर, दूसरा क्या होता है आपका, सेकेंड जो होता है दैट इज रेनफॉल। उसके आधार पर हमने इसको तीन भागों में बांटा, आर्कटिक टुंड्रा, अल्पाइन टुंड्रा, अंटार्कटिक टुंड्रा, सबकी बात कर ली। और जब ना तापमान है ना आपकी मॉइस्चर है, तो पेड़ पौधे होंगे नहीं, छोटी मोटी घास फूस झाड़ियां यही यहां पर उपलब्ध होंगी। अब बात करते हैं यहां पर एनिमल्स, ठीक है। टुंड्रा में कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, पहचान में आया? पहला कौन सा है, देखो देख के बताओ, सबसे पहला कौन सा है, पोलर बियर्स, ठीक है। ये टाइप क्या है इसका, क्या है ये, मैमल्स है ना। ये स्तनधारी है। डाइट क्या है इसकी, कार्निवोर्स है। कार्निवोर क्या होता है बताओ जल्दी से मुझे, कार्निवोर मतलब मांसाहारी। ये क्या खाता है दोस्तों, ये मांस खाता है आपका, आपकी तरह है, मांसाहारी है दोस्तों, ये मांस खाता है। पोलर बियर टाइप मैमल्स है, और डाइट क्या करता है, कार्निवोर्स है, मतलब मांस मांस खाता है ये, है ना। अगली बात करते हैं आर्कटिक फॉक्स, आपकी दोस्त है ये आर्कटिक फॉक्स, देखो कैसे देख रही है, मुकुल सिंह ये आपकी तरफ देख रही है। सर ये झाड़ियों का नाम याद करना होगा, मुकुल झाड़ियों का नाम याद नहीं करना, लेकिन मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दे दिया, ठीक है भाई, टेम्परेचर और क्या वाला, रेनफॉल वाला, उससे कनेक्ट तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, बाकी चीज बकवास है, कॉन्सेप्ट सबसे खास है, और चौधरी साहब विल ऑलवेज टेल यू द कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो आर्कटिक फॉक्स, फॉक्स मतलब जानते ही हो क्या होती है ना, ये भी मैमल्स है, ये भी स्तनधारी है। डाइट इसकी ओमिनिवोरस है, मतलब ये घास फूस भी खाती है, और मन करे तो ये चिकन तंदूरी, चिकन लॉलीपॉप, चिकन कबाब सब ले लेती है, कोई दिक्कत नहीं है इसको, कोई परहेज नहीं है इसके, है ना। पोलर बियर जो भालू है वो सिर्फ कहता है यार मैं तो मांस खाऊंगा, मांस के बिना काम नहीं चलता। तीसरा जो है देखो, और सारे के सारे देखो ये फर बियरिंग एनिमल है ना। कितने आप देखने से पता चल रहा है, बाल कितने बड़े बड़े इनके, है ना। बाल बड़े क्यों है पता है, क्योंकि कितना ज्यादा ठंड है यार, इलाका है कितना ठंडा इलाका है, अगर इनके बाल और इनकी जो फर है, ऊपर की जो स्किन है, अगर वो मोटी नहीं होगी तो ये इनहॉस्पिटेबल क्लाइमेट में रहते हैं, मर ही जाएंगे बिल्कुल, है ना। तो उस क्लाइमेट में सरवाइव करने के लिए अडेप्टेशन है इनकी, ये अडेप्टेशन है, इन्होंने अडेप्ट किया हुआ है इस क्लाइमेट को। आगे बढ़ रहा हूं मैं, नेक्स्ट नेक्स्ट है ग्रे वॉल्फ। ग्रे वॉल्फ ये भी एक प्रकार की आपकी वॉल्फ है, ठीक है, लोमड़ी है ये, है ना। टाइप ये भी मैमल्स है, और डाइट ये भी कार्निवोर है, टोटल मांसाहारी, ये मांस ही खाते हैं बिल्कुल आप लोगों की तरह, ये भी है ना, एकदम मांसाहारी। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका नया दोस्त है, ध्यान से देखना कौन है ये नया दोस्त है, दिस इज कैरिबू, ठीक है, रेनडियर बोलते हैं इसको। ये वो डियर जो होते हैं ना, हिरण, उनकी प्रजाति है। लेकिन आप देख पाओगे इस पे भी देखो बाल वाल कितने ज्यादा है, वैसे हिरण पे बाल मिलते नहीं है, बट वो देखो, जिस क्लाइमेट में आप रहते हो ना, आपकी बॉडी भी उसी तरीके से अपने आप को अडेप्ट करती है। ठंड में आप ज्यादा रहते हो तो बॉडी, अब देखो जो चाइना वाइना के लोग हैं, या जो ऊपर तिब्बत में रहते हैं, ठीक है, या और उनके बहुत ज्यादा फैट होता है, यानी गाल इतने मोटे मोटे होंगे, आंखें दिखती नहीं है, धसी हुई होती हैं, है ना, उनके शोल्डर पर इधर बहुत ज्यादा फैट होता है, वो क्यों होता है पता है, बिकॉज वो ठंड से बचाने के लिए होता है। इसी प्रकार से वैसे हिरन के अंदर, जो नॉर्मल हिरन होते हैं उनके अंदर ज्यादा बाल और फैट नहीं होता, लेकिन अगर हम बात करें इस कैरिबू की तो इसके अंदर होता है। वाई, क्यों होता है इसके अंदर, बिकॉज यार ये अगर नहीं होगा तो ये उस टाइप के एनवायरमेंट में, ये बताओ मुझे, सरवाइव कैसे करेगा, ये बात मुझे समझाओ आप, है ना। तो अगर इसको सरवाइव करना है, सो फॉर दैट पर्पस इसको इसको हम बोलते हैं अडेप्टेशन, अपने आप को उस एनवायरमेंट के लिए ढालना, ठीक है। तो उसको ढालने के लिए ना हम ये जो है वो इस प्रकार से करते हैं, क्या करते हैं आपने देख ही लिया कि इन प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इनके अंदर पाई जाती है, ठीक है। यहां तक बताओ किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट है तो बताओ जल्दी से। चलो आगे, स्नोगूज, ये भी होती है, ये बर्ड होती है एक टाइप की, डाइट हर्बीवोरस, एकदम शुद्ध शाकाहारी डाइट ये लेती है ना। यार गाइस एक बार जल्दी से इसको शेयर करो, लाइक करो, ठीक है, लाइक नहीं कर रहे हो ना शेयर कर रहे हो यार आप लोग, ये बात मुझे बहुत दुख पहुंचाती है ना। ना आप शेयर करते हो ना लाइक करते हो, तो ये चीजें बहुत प्रॉब्लमेटिक है। जल्दी से लाइक करो जितने भी बच्चे हो, और शेयर आपको करना है अभी के अभी, 1 मिनट लो और फटाफट इसको क्या कर दो, शेयर कर दो जल्दी से। अगली मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, नेक्स्ट क्या है मेरे पास, मस्क ऑक्स, देखो ये इस प्रकार का, ठीक है, ये ऑक्स कितने बड़े बड़े बाल हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टाइप, क्या ये भी एक मैमल है, स्तनधारी है, डाइट इसकी भी क्या है, हर्बीवोरस है। अब कहोगे सर ये क्या याद करने,
अब सोचो, ये तो मैंने डायग्राम से दिखा दिया आपको, एक बार किसी भी किताब खोल के देखना। अगर आप किताब खोल के देखोगे ना तो ये सिर्फ नाम नाम लिखे हुए हैं, इनका कहीं पर भी इनका डायग्राम आपको, इनका जो विजुअल अपीयरेंस है वो दिखाई देता ही नहीं है। तो अगर मैं बोल दूं स्नो गूज कभी जिंदगी में याद नहीं होगा कि बतख जैसी दिखती है। अब थोड़ा बहुत कभी आ गया ना स्नो गूज, तो आपको याद है बतख जैसी दिखती तो थी वो। ठीक है, तो ये चीज जो है ना वो पता चल जाएगा। ठीक है, डन। नूरजहां कोई डाउट? ठीक है ठीक है सर, पोलर के बारे में बताइए। देवराज, पोलर एरिया में भी तो यही होता है, टेम्परेचर कम होता है, ठंडा होता है इलाका, बारिश वहां पे होती नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से। वंदना सिंह डोंट वरी, टाइम देखो, एक बात मैं बता देता हूं, वैसे इस बात को सीरियसली लेना मत। जिस प्रकार के हालात देश में बने हुए हैं ना, मुझे नहीं लगता पेपर आप लोगों का हो पाएगा 31 मई को, है ना। मुझे लगता नहीं है, मैं बोल रहा हूं क्योंकि मार्च ऑलमोस्ट आपका क्या है, लॉकडाउन है ना। अप्रैल में अप्रैल पूरा लॉकडाउन रहेगा। उसके बाद मई भी मुझे लगता है ना, मई में हालात सुधरेंगे, लेकिन इतने नहीं सुधरेंगे कि चीजें सही हो जाए। सो इस बात को सीरियस मत लेना, बट हाँ यस इट कैन बी पॉसिबल कि आपका एग्जाम जो डिले हो सकता है। मैं बोल रहा हूं सकता है भाई, यूपीएससी से काम करती बहुत कम है, बता देता हूं। तो ये खत्म हो गया आपका। ठीक है, किसके बारे में खत्म हो गया वो हमने देख लिया। अब आते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में, है ना। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या है? फॉरेस्ट इकोसिस्टम डिस्क्राइब्स द कम्युनिटी ऑफ द प्लांट, एनिमल, माइक्रोब एंड अदर ऑर्गेनिज्म इन इंटरेक्शन विद द केमिकल एंड फिजिकल एनवायरमेंट फीचर ऑफ द एनवायरमेंट। देखो, जब भी फॉरेस्ट इकोसिस्टम में हम बात करें वन की, मैंने बोला ना टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में पहला तो था टुंड्रा, टुंड्रा पढ़ लिया, 3 होते हैं इसमें। अब आ जाते हैं फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में क्या क्या होगा? तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्या है? ये बेसिकली ये भी एक समुदाय है, कम्युनिटी। याद करो मैंने क्या बताया था, देखो सबसे पहले तो होते हैं इंडिविजुअल। इंडिविजुअल से मिलकर क्या बनती है? इंडिविजुअल से मिलकर बनती है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से मिलकर क्या बनती है दोस्तों? कम्युनिटी, समुदाय। और समुदाय से मिलकर क्या बनता है आपका? इकोसिस्टम। अब हम क्या बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में। ठीक है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो मतलब फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या होगी? अलग अलग प्रकार की कम्युनिटी होगी। तो यही तो बोल रहा है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम डिस्क्राइब्स द कम्युनिटी ऑफ। कम्युनिटी के अंदर क्या होती है? अलग अलग पॉपुलेशन पाई जाती है, प्लांट की पॉपुलेशन, अलग अलग स्पीसीज की पॉपुलेशन, जीव की पॉपुलेशन, है ना। सो एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम किसके बारे में बताएगा आपको? वो बताएगा कि जो अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग प्रकार के समुदाय आपस में रह रहे हैं, जिसमें प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स सारे के सारे शामिल होते हैं, वो किस प्रकार से आपस में इंटरेक्ट करते हैं, किस प्रकार से एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं, एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उसी को तो बोलेंगे फॉरेस्ट इकोसिस्टम। डन। फॉरेस्ट जो होते हैं, अब ये बहुत टाइप के डिवाइड कर सकते हो। देखो, फॉरेस्ट को एक तो हम क्या बांट सकते हैं? एवरग्रीन। एवरग्रीन का मतलब क्या है? सदा हरा रहने वाला। ठीक है, एकदम ये हमेशा ग्रीन रहेगा, सदा हरा रहेगा ये। और दूसरा जो है डेसिडुअस। डेसिडुअस जब भी आपको मिले ना, तो इसका सिंपल मतलब समझ जाना, पतझड़, है ना। हिंदी में इसको बोलते हैं पर्णपाती वन। तो फॉरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैटेगरी वी कैन डिवाइड इट इनटू टू पार्ट। पहला हो गया एवरग्रीन, और दूसरा जो हो गया मेरे पास क्या हो गया? डेसिडुअस, है ना। अगर पत्ते गिरेंगे तो, अब पत्ते गिरते क्यों हैं एक बात बताओ मुझे। अब अभी का टाइम मैं बात कर रहा हूं, देखो मैंने बताया दो फैक्टर होते हैं जो पेड़ के लिए इंपॉर्टेंट है, पहला है टेम्परेचर, दूसरा क्या है? रेनफॉल। ठीक है, अब एक बात बताओ, इस टाइम पे ऐसा क्या नहीं है? अगर मैं बात करूं, अभी तो खैर पत्ते दोबारा आने लगे, लेकिन ये पत्ते झड़ने कब लगते हैं आपका? जनवरी के लास्ट के अंदर, है ना। दिसंबर में पत्ते लगभग, ट्री जो है, पेड़ अपने जो लीव्स हैं वो शेड करने लगता है। क्यों होता है पता है ऐसा? क्योंकि उस टाइम पे मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम होता है, रेनफॉल होता नहीं है, पानी की कमी आ जाती है। और जब पानी की कमी आती है तो होता क्या है? पेड़ों का जो पत्ते होते हैं ना, उनसे जलवाष्प जो है वो आपका भाप बन के ऊपर उड़ता है, इसको बोलते हैं इवेपो ट्रांसपायरेशन। उस चीज को कंट्रोल करने के लिए जो ट्री होते हैं, दे विल शेड देयर लीव्स, क्योंकि उनको वाटर अवेलेबिलिटी उस टाइम पे कम है। भाई दूध या कॉम्प्लेन, अगर कोई भी एक चीज नहीं मिलेगा तो पेड़ पौधे समझदार होते हैं, उनको पता है कि सर्वाइवल खतरे में आ जाएगा, एंड दे विल शेड देयर लीव्स, वो अपने पत्ते क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। और जब वो पत्ते गिरा देंगे तो उसी को हम क्या बोलेंगे? आपका डेसिडुअस ट्री, दैट मींस पतझड़ वन। और अगर तापमान और पानी की सप्लाई पूरे वर्ष भर उनके पास है, अगर बारिश बहुत अच्छे से हो रही है, तापमान अगर मेंटेन है, तो ऐसे में उनको क्या कहेंगे हम दोस्तों? उसको हम बोलेंगे आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, बिल्कुल एवरग्रीन है वो, तो सदा हरा भरा रहेगा, है ना। सो ये दो चीजें हैं आपको याद रखनी है, याद रहेंगी या नहीं रहेंगी? जल्दी से मुझे बताओ। ठीक है,
सो दे आर डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ लीफ। अब देखो, अब पत्तों के आधार पर भी हम पेड़ों को, जंगलों को अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। एक तो हो सकता है जिसके पत्ते बहुत चौड़े हों, ब्रॉड लीफ, बहुत चौड़े पत्ते होंगे। और एक होगा आपका नैरो, निडल लीफ, मतलब एकदम सुई जैसे होंगे, बाल जैसे होंगे, हेयर टाइप स्ट्रक्चर, मतलब पत्ते ऐसे होंगे बिल्कुल बालों जैसे। अब मैंने फिर से बताया, ये भी किस आधार पर होगा, ये होगा कि अवेलेबिलिटी ऑफ द मॉइस्चर, वहां पानी कितना अवेलेबल है। जितना पत्ते का सरफेस चौड़ा होगा उतना ही उससे पानी भाप बन के एनवायरमेंट में उड़ेगा। अगर पानी भाप बन के उड़ेगा और पानी अगर कम है तो पेड़ का सर्वाइवल आ जाएगा खतरे में। इसीलिए ऐसा इलाका जहां पर वाटर अवेलेबिलिटी कम है, टोटल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कम है, सो एक पर्टिकुलर टाइम पर पेड़ जो है अपने तो ट्री जो लीव्स हैं वो शेड कर देते हैं। साथ ही साथ अगर वो इलाका ही ऐसा है जिसमें नेचुरल अगर पानी कम ही अवेलेबल है तो वहां के जो पत्ते होते हैं वो भी क्या होने लगते हैं आपके छोटे। डेजर्ट में देख लो आप, डेजर्ट में क्या होता है, मरुस्थल के अंदर क्या होता है, या तो पत्ते होते ही नहीं है, और होते हैं तो कैसे होते हैं, बिल्कुल लाइक हेयर टाइप स्ट्रक्चर, बहुत ही बाल जैसे पत्ते आपके होते हैं। ठीक है, बहुत लाइक माइन्यूट बाल, हेयर टाइप स्ट्रक्चर वहां पर देखने को आपको मिलता है। सो उनको हम बोलते हैं निडल शेप, जैसे कॉर्निफेरस ट्रीज जो होते हैं वहां पर आपके बाल जैसे होते हैं। ठीक है, हाँ मैं पेड़ पे ही बैठा हूँ, बिल्कुल पेड़ के ऊपर आ रही है ना मेरी फोटो तो इसलिए मैं पेड़ पे ही बैठा हूँ, डोंट वरी। तो ये हो गया एक वन पारिस्थितिक तंत्र, पौधों, जानवरों, रोगाणु और अन्य सभी जीवों के समुदायों का वर्णन और उनके पर्यावरण की रासायनिक और भौतिक विशेषताओं का एक साथ वर्णन करता है। वन सदाबहार या पर्णपाती हो सकता है, पत्ती के आधार पर देखो, चौड़ी पत्ती वाले या सुई जैसे पत्तों के आकार का, इनके आधार पर भी उसको हम विभाजित कर सकते हैं। जब मैं स्टूडियो में क्लास लेता था बहुत सारे बच्चों को शिकायत होती थी, सर आगे से दौड़ जाओ, हमें स्क्रीनशॉट तो ले लेने दो। अब वो प्रॉब्लम नहीं होगी ना, पूरा स्क्रीन तुम्हारा ही है, मैंने देखो कोने में डाल दिया आप लोगों ने, बिल्कुल कोने में डाल दिया। बहुत खुश होंगे अभी तो आप, है ना, कि सर कितने छोटे से दिख रहे हैं, है ना। पर कोई बात नहीं भाई, आप लोगों का राज है, कुछ भी कर सकते हो। सो टाइप ऑफ फॉरेस्ट, टाइप ऑफ फॉरेस्ट में देखो सबसे पहले कॉनीफेरस फॉरेस्ट, है ना। देखो हमने पहला पढ़ा टुंड्रा, टुंड्रा के बाद दोस्तों दूसरे आए हम फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट भी कितने प्रकार के हो सकते हैं दोस्तों, गाइस सबसे पहले कॉनीफेरस फॉरेस्ट क्या है। कोनीफेरस, कोनीफेरस का मतलब क्या होता है, अभी बताया ना मैंने, शंकु आकार के, जब पेड़ आपका ऐसा हो जाए। अभी क्यों होता है ऐसा वो भी बताऊंगा। देखो जब पेड़ ऐसा हो जाए ना तो दिस इज नोन एज कॉनीफेरस। कॉनीफेरस को ही हम टाइगा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टाइगा, या इसको हम बोलते हैं फिर आपका बोरियल फॉरेस्ट। ठीक है, ये एक के ही नाम है ना, ये एक ही नाम है, अलग अलग, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला है दोस्तों टेम्परेट फॉरेस्ट। ठीक है, तीसरा अगर मैं आता, टेम्परेट क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आपका शीतोष्ण वन। तो ये होते हैं शीतोष्ण वन। कोनिफेरस मतलब शंकुधारी वन। और तीसरा होता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल का मतलब आप जानते ही हो। ठीक है, सो तीन प्रकार के फॉरेस्ट हमारे पास होते हैं। देख पा रहे हो कॉनिफेरस में देखो पेड़ का आकार ही यहां पर देखो कैसा है, देखो ये शंकु के आकार का है ना, पिरामिड शेप में होता है। टेम्परेट फॉरेस्ट आपको ऐसे कलरफुल दिखाई देते हैं, है ना, बहुत कलरफुल ट्री होते हैं। और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो होते हैं वो बहुत गहरे होते हैं, ठीक है, हरे भरे होते हैं एकदम से। और जैसे इंग्लैंड वगैरह में, यूके में कई पिक्चरों की शूटिंग होती है ना, तो हाई ऑल्टीट्यूड जो मिड लैटिट्यूड एरिया होते हैं वहां पर देखते हो इस प्रकार के अतरंगी पेड़ मिलते हैं आपको, लाल पत्ते दिखेंगे आपको, आपको पीले पत्ते दिखेंगे, देखने में बड़ा मस्त सीन दिखता है ना, वो टेम्परेट फॉरेस्ट के एग्जाम्पल होते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले कॉनीफेरस फॉरेस्ट, इसको हम टाइगा भी बोलते हैं, साथ ही साथ इसको बोरियल भी बोलते हैं, है ना। अब पहली बात तो ये शेप ऐसी क्यों है, देखो ये दोस्तों शेप ऐसी इसलिए है बिकॉज यहां पर अगर आप देखोगे ना तो वो पेड़ अपने आप को बर्फ से बचाता है। ठीक है, एक तो बर्फ से बचाता है, दूसरा ये पेड़ों का कलर बहुत डार्क होता है, ये सन से ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट के अंदर जो एनर्जी है वो कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसलिए पेड़ की शेप ऐसी, अडेप्टेशन है भैया, है ना, ये क्या है, इसका अडेप्टेशन है। सो टाइगा फॉरेस्ट इज अ फॉरेस्ट ऑफ द कोल्ड सब आर्कटिक रीजन। देखो आर्कटिक के जस्ट नीचे अगर मैं बात करूं तो आर्कटिक रीजन कहा था, अगर मैं आर्कटिक रीजन की बात करता हूं गाइस, ध्यान से देखना, ये एरिया था। अभी आर्कटिक पे हमने देख लिया, अब आर्कटिक के जस्ट नीचे अगर मैं बात करूं आपका, लाइक ये एरिया होगा मेरा 70 डिग्री के आसपास का, 70 डिग्री नॉर्थ के आसपास का ये जो एरिया होगा, यहां पर भी तापमान तो कम ही होता है ना। हाई ऑल्टीट्यूड 70 डिग्री पर तापमान कम होगा या ज्यादा होगा, आप सभी लोग जानते हो टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर कम होगा, साथ साथ रेनफॉल, देखो वर्षा भी बहुत ज्यादा नहीं होती, वर्षा भी कम ही होती है यहाँ पर,
लेकिन यहाँ पर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वर्षा होती है और वो जो प्रेसिपिटेशन होता है वो स्नोफॉल के रूप में होता है। सो टाइगा फॉरेस्ट इज अ फॉरेस्ट ऑफ द कोल्ड सब आर्कटिक। सब आर्कटिक मतलब क्या होता है, आर्कटिक से जो जस्ट नीचे पाए जाते हैं वो होते हैं। पहली बात, सब आर्कटिक इज एन एरिया। आप पूछोगे सब आर्कटिक एरिया कहाँ है, ये वो एरिया है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, जस्ट बिलो द साउथ ऑफ आर्कटिक सर्कल। जो आर्कटिक सर्कल है ना, ठीक उसके दक्षिण में, और ये सिर्फ नॉर्थ हेमिस्फीयर में लाई करता है, क्योंकि साउथ हेमिस्फीयर में तो सिर्फ वाटर होता है, पानी। साउथ हेमिस्फीयर में कोई कोनीफेरस ट्री जो होते हैं वो बेसिकली हाइट पे ही मिलते हैं, बाकी कहीं पे भी नहीं मिलते, वो अल्पाइन टाइप के होते हैं आपके। टाइगा लाइज बिटवीन द टुंड्रा एंड नॉर्थ हेमिस्फीयर टेम्परेट, अभी देखा ना हमने, ठीक है। टुंड्रा सबसे पहले पढ़ा था, टुंड्रा के बाद में हमने क्या पढ़ा था, टुंड्रा के बाद आ रहा है टाइगा यानी कोनी फॉरेस्ट, उसके नीचे क्या आता है आपका नेक्स्ट, अगर मैं बात करूंगा तो टेम्परेट फॉरेस्ट। सो ये जो है टेम्परेट और आपका टाइगा दोनों के बीच में लाई करते हैं। कहां कहां पाए जाते हैं, अगर मैं देखूं आपका विश्व में, तो ये कहां कहां मिलेंगे दोस्तों, देखो अलास्का, कनाडा, स्क्वेंडिया, साइबेरिया, यहां पर आपका इन जगहों पर टाइगर्स जो होते हैं पाए जाते हैं। कौन कौन से, अलास्का, कनाडा, स्क्वेंडिया, सर्बिया एक्सेट्रा, ठीक है। सुरेंद्र सिंह खालसा, अरे कौन डिस्टर्ब कर रहा है, विक्की सर देखो यार, जो डिस्टर्ब कर रहा है ब्लॉक करो उसको। आई एम गुड, बहुत बढ़िया हूँ यार सर। लास्ट 1 वीक से आपकी क्लास हमें शो नहीं हो रही थी, मेरी बहुत सारी क्लासेस मिस हो चुकी है, ऐसा क्यों हो रहा है। किरण कुमारी, ऐसा इसलिए हो रहा है, एक तो लॉकडाउन हो गया, इंटरनेट की दिक्कत हो रही है, दूसरी बात, तीसरी बात क्या है, हम भी ह्यूमन बीइंग है, मैं बीमार हो जाता हूँ, ठीक है, मैं भी परेशान हो जाता हूँ इन प्रकार की समस्याओं से। आपको पता है आलू बाहर 60 रुपए किलो हो गया है, मतलब हम फायदा उठा रहे हैं। एक तो हम दुनिया भर के वायरस प्रोड्यूस करे किए जा रहे हैं, एक हंता वायरस हो गया, ठीक है, हंता वायरस, ये वायरस, अभी एक नया वायरस, एक तो घर बैठ के हम वायरस प्रोड्यूस कर रहे हैं और दूसरा उस वायरस का हम फायदा भी उठा रहे हैं यार। समझ रहे हो कितनी शर्म की बात है यार, चीजें लोग होर्डिंग करने लग गए, स्टॉक करने लग गए हैं, कितनी बुरी सिचुएशन है ये आपकी, परिवार से मिल नहीं पा रहे, ठीक है। अब मुझे पता है मैं अपनी फैमिली को 21 दिन के बाद मिल पाऊंगा, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, बट वी आर डूइंग आवर बेस्ट यार, जो बेस्ट हो सकता है ना वो कर रहे हैं हम, और वो करेंगे भी, आप चिंता मत करो, आपकी जिम्मेदारी है, आप जिम्मेदारी उठाइए, मैं पीछे नहीं हट रहा, कोई भी नहीं हट रहा में से, बट आप जो है ना थोड़ा आप भी संयम रखो यार, है ना। जस्ट आप हर चीज के लिए ऐसा मत करो कि सर ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ। बी सपोर्टिव गाइस, वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग, एवरीबडी एवरीबडी फ्रॉम अस, ऑल आर ह्यूमन बींग, सभी आदमी तो इंसान ही तो है यार, हमें भी इमोशंस है भाई, हम भी दुखी होते हैं, हमें भी बीमारी होती है, हमें भी बुरा लगता है, सब चीज होती है हमारे साथ भी। कहां कहां पाए जाएंगे कोनीफेरस और टाइगा फॉरेस्ट, बेसिकली दे आर प्रेजेंट इन द अलास्का, कनाडा, स्क्वेंडिया, सर्बिया, यहाँ पर टाइगा फॉरेस्ट जो होते हैं वो पाए जाते हैं। रशिया में दुनिया के सबसे ज्यादा मात्रा में टाइगा फॉरेस्ट जो है रशिया में पाए जाते हैं, जो लगभग 5800 किलोमीटर एरिया में फैला है, रशिया में ही मिलेगा और कहां मिलेगा, ठीक है। पैसिफिक ओशन से यूराल माउंटेन, अब ये आपको ऑब्वियस बात है, मुझे पता है, अभी ये शायद सर ने, रोहन सर ने करा दिया होगा आपको, है ना। तो यूराल माउंटेन कहाँ है, और पैसिफिक से यूराल माउंटेन तक ये कंटिन्यू आपके फैले हुए हैं। द सॉइल बीनीथ द टाइगा ऑफन कंटेन्स द परमाफ्रोस्ट, देखो इन टाइगा फॉरेस्ट के नीचे की जमीन परमाफ्रोस्ट मिलती है, परमाफ्रोस्ट मतलब जो मिट्टी है ना वो जमी हुई होती है, आधे से ज्यादा टाइम तक वो क्या होती है, जमी हुई होती है, ठीक है। वहां पर आपका जो है अब एकदम जमी हुई होती है, जमी हुई इन द सेंस का मतलब क्या होता है, परमाफ्रॉस्ट सिचुएशन में, क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा है तो क्या होगा, दिक्कत होगी कि नहीं होगी। गाइस गिव मी वन सेकेंड।
गाइस नीरज सर की क्लास शो हो रही है क्या आप लोगों को अभी? नीरज सर की क्लास अभी को आप सभी को शो हो रही है क्या? खुशबू मैसेज नहीं पढ़ रहा, मैं क्लास देख रहा हूं, अभी क्लास होगी या नहीं होगी। ठीक है, अगर नीरज सर की क्लास नहीं है तो हम क्लास थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, अदरवाइज यहीं पे अल्प विराम लगाएंगे, तो मैं वो कर रहा हूं। आप लोगों को हमेशा उल्टा ही सूझता है क्या? सो कॉनिफोरस फॉरेस्ट और जो टाइगा है ये हमने देख लिया। कॉनिफेरस टाइगा ठंडी सबार्कटिक क्षेत्रों के जंगल है ना, उत्तरी गोलार्ध के जस्ट नीचे पाए जाते हैं, अंटार्कटिक के जस्ट नीचे। ये आपका शीतोष्ण वनों और टुंड्रा के बीच में होते हैं, अलास्का, कनाडा, स्क्वेंडिनिया और साइबेरिया यहाँ पर ये पाए जाते हैं बेसिकली। रूस में दुनिया का सबसे बड़ा टाइगा का इलाका पाया जाता है जो प्रशांत महासागर से यूराल पर्वत तक लगभग 5,800 किलोमीटर में फैला हुआ है, 3600 मील के अंदर ये फैला हुआ है। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो फ्लोरा, फ्लोरा का मतलब क्या है? पेड़ पौधे। तो कॉनिफेरस ट्री में किस प्रकार के पेड़ पौधे यहां पर मिलेंगे? वैसे तो हमने बता ही दिया, शंकु आकार के होंगे। सो टाइगर आर द थिक फॉरेस्ट, ठीक है, बहुत गहरे जंगल होते हैं। कॉनिफेरस ट्री होते हैं, पेड़ों का आकार आपको पता ही है कैसा होगा। इनमें ऐसा ऐसा कौन से पेड़ होते हैं जो शंकु आकार के होते हैं, लाइक दिस टाइप ऑफ ट्री? इनकी शेप कौन कौन से होते हैं? लाइक स्पर्स हो गया, पाइन हो गया, फर हो गया, दीज आर द कॉमन ट्री। ये इस प्रकार के कॉमन पेड़ है जो इसमें पाए जाते हैं। कॉनिफेरस ट्रीज आर द निडल इंस्टेड ऑफ द ब्रॉड लीव्स। मैंने आपको बता दिया, इनके ना जो पत्तियां होती हैं वो एकदम पैनी होती है, निडल शेप की होती हैं। ठीक है, सो ये होता है। चलो दोस्तों, फ्लोरा से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आफ्टर द फ्लोरा वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि अभी क्लास है आपकी। सो सर आपकी क्लास लेंगे। चलिए उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय। ठीक है, अपना ध्यान रखो यार, घर पे रहो। ओके, बाय।